नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा YouTube चैनल BPS गसिंग ग्रुप। आज मैं आपके सामने इतिहास विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेके आया हूँ। आज जो हमारा अध्याय रहने वाला है वह है खिलजी वंश, या फिर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में जो आज का हमारा अध्याय है वो रहने वाले। आइए आप शुरुआत करते हैं खिलजी वंश के बारे में। जो खिलजी वंश का जो शासन काल है वह लगभग 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा, यानी कि 30 वर्षों का जो शासन काल है खिलजी वंश का इतिहास के अंदर काफी महत्वपूर्ण वंशों में से एक माना जाता है। खिलजी वंश की शुरुआत या फिर इसका प्रथम शासक कौन था, इसके बारे में हम बात करें तो प्रथम जो शासक था खिलजी वंश का वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि जो खिलजी वंश की शुरुआत है, जो संस्थापक है इसका वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने साम्राज्य की स्थापना करने के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण वंश की नींव डाल दी, वह खिलजी वंश है। इसका जो शासन काल है वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक रहा, लेकिन यह शासन करने के योग्य नहीं था क्योंकि इसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। तो यानी कि अपने जो सारा साम्राज्य था इसको वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा था, शासन नहीं कर पा रहा था। इसका एक यानी कि भतीजा था, बाद में इसका दामाद बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले तो इसका एक प्रकार का सेनापति था, भतीजा था ही था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने चाचा या फिर अपने ससुर यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी इलाहाबाद के अंदर। जिस समय उसकी हत्या की उसकी उम्र यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उम्र लगभग 70 वर्ष थी। इलाहाबाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और अपना जो यानी कि शासन है वो 1296 ईस्वी से करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को किस प्रकार से किया। उसने कुछ उपाधियां धारण की थी। उसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, जैसे उसे सिकंदर द्वितीय यानी कि उसने अपने नाम के आगे सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर ली, यानी कि मैं सिकंदर द्वितीय हूं। यानी सिकंदर के बाद में अगर कोई विश्व विजेता बनाए तो मैं हूं। इसके साथ साथ विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा, यह उपाधियां उसे उसके दरबारी कवि यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा दी गई थी। अमीर खुसरो ने अपना एक यानी कि लिखा है लेखन, उसका नाम है खजाइनुल फतेह। खजाइनुल फतेह में हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान या फिर जनता का चरवाहा के नाम से उपाधियों से भी विभूषित किया गया था। इसके बाद में आगे हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन से बयान किए, तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासकों में आता है, जब इसकी गिनती विश्व के महान शासकों में की जाती है जिसने अपने कम समय के शासन काल के दौरान काफी महत्वपूर्ण विजय उपलब्धियां हासिल की। इसके अंदर आ जाता है, इसका सबसे प्रथम बात करें हम गुजरात अभियान, तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम अभियान था वो गुजरात अभियान था। गुजरात के यानी कि राजपूत राजा राय कर्णदेव को हराया और वहां से यानी कि गुजरात विजय से इसको एक हिंदू से धर्मांतरित हुए मुस्लिम सेनापति यानी कि मलिक काफूर की प्राप्ति हुई। यानी कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ मिला, तो गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ मलिक काफूर ने रह करके अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को काफी आगे बढ़ाया। इसके बाद बात अभी करेंगे। इसके बाद हम बात करें रणथंभौर अभियान की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि जो राजपूतों की जो शुरुआती कुंजी हम कह दें रणथंभौर का दुर्ग, यानी कि कहा जाता है कि रणथंभौर का दुर्ग बहुत ही महान दुर्गों में से है। इस पर उसने विजय हासिल की। उस समय यानी कि जो रणथंभौर का शासक था वो हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान के साथ अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध है वो 1301 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने जो अलाउद्दीन खिलजी की शरण से भागा हुआ था, यानी जो भगोड़ा था मोहम्मद शाह, उसको अपने यहाँ शरण दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जो आप मेरा यानी कि मोहम्मद शाह है भगोड़ा है उसे मेरे को वापस कर दो। लेकिन हमीरदेव चौहान ने कहा था कि मेरे शरण में आया हुआ व्यक्ति है, मेरा मेहमान है, जितना देर तक ये रहेगा इसकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य बनता है। इन बातों से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उसने रणथंभौर पर अपना विजय अभियान या फिर आक्रमण शुरू कर दिया। 1301 के अंदर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी, वैसे तो देखिए जैन का दुर्ग आता है, दुर्ग काफी वो जीतने के बाद में आता है, लेकिन वो काफी लंबी स्टोरी हो जाती है उसमें।
नुसरत खां वगैरह वगैरह भी काफी मारे जाते हैं। वो काफी लंबी स्टोरी है, उस दिन मैं जाऊंगा नहीं। यानी कि अमीर देव चौहान पर 1301 में आक्रमण किया गया था, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और हमीर देव की जो पत्नी थी रंग देवी उसने जोहर कर दिया था और इसकी जो पुत्री थी पद्मा उसने भी जंग जोहर कर लिया था। ये हमीर देव चौहान के समय में रणथंभौर का युद्ध हुआ था। इसके बाद हम बात करें चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है लगभग 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक थे, यानी कि बात करूं मैं 1303 ईस्वी की, तो उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक थे वो रावल रतन सिंह जी थे। रावल रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में आप पूर्व में जानते हो। रानी पद्मिनी को लेकर के यानी कि उसका युद्ध हुआ, तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो इस युद्ध के अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी की आखिर में विजय होती है और रावल रतन सिंह युद्ध करते हुए मारा जाता है और लगभग 1500 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी है जो अग्नि जोहर कर लेती है, जो कि चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इसके बाद आगे हम बात करें, इसने अपने अभियान को या फिर साम्राज्य बढ़ाने के लिए दक्षिण में कौन कौन से अभियान किए, तो दक्षिण के जो इसके अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के उसको सफल करने के लिए या फिर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को दक्षिण तक बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया या सहयोग दिया वह और किसी ने नहीं, इसी के यानी कि सेना नायक मलिक काफूर ने दिया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की सीमाओं को कहां तक बढ़ाया, हम इसके बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का यानी कि जो सेनापति था मलिक काफूर, इसने दक्षिण अभियान किया। दक्षिण के अंदर देवगिरी, चंद्रगिरी की पहाड़ियां, होयसल, पांड्य इन सभी राज्यों तक अपने यानी कि साम्राज्य बढ़ाया और कहा जाता है कि मलिक काफूर ने आगे बढ़ते हुए लगभग रामेश्वरम तक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा दिया था। तो ये तो था इसका विजय अभियान। आगे इसके हम बात करेंगे इसने किस प्रकार की व्यवस्था की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए कुछ आदेश दिए थे, यानी कि अगर प्रजा या फिर जितने भी मेरे सहायक सहयोगी हैं जो मेरा विरोध ना कर पाए, इनके लिए कुछ उसने नियम बना दिए ताकि इनको कंट्रोल में या नियंत्रण में किया जाए। इसके लिए उसने कौन कौन से नियम बनाए तो वो देखते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, यानी कि जितने भी अमीर वर्ग के व्यक्ति थे साम्राज्य के अंदर इन सभी की संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन इनकी संपत्ति जब्त करने से क्या होगा, इनकी जो ताकत थी अमीर वर्गों की वह खत्म होगी और वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे या फिर अपने यानी कि पैसे के लिए राजा के पास जाने लगे, यानी जिससे क्या जाता है इनकी ताकत कमजोर हो गई थी। यानी कि उसके बाद हम बात करें खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना। खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जहां तक अपना साम्राज्य था वहां तक जो सारी सरकारी भूमि यानी खालसा भूमि थी उसे कृषि योग्य बनाया ताकि राजस्व में वृद्धि की जा सके, जिससे कि यानी कि जो राज्य हमारा उसको अच्छी तरह से आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए उसने खालसा भूमि को कृषि योग्य किया। इसके बाद आगे हम बात करें गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को पता था मेरे मित्र है तो मेरे दुश्मन भी हो गए। अब मेरे मित्र या दुश्मन कौन है, मेरे पीठ से किस प्रकार की बात करती है, इन सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया था, जो कि उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक मानी जाती है। आगे हम बात करें अमीर वर्गों के मेल मिलाप को रोकना, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का भी डर या भय था कि जो अमीर वर्ग हैं यानी कि जो मेरे मंत्री हैं आप उसमें मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी बुराइयां करेंगे, क्यों ना इनके आपसी मेल मिलाप को रोक दिया जाए। यानी कि एक व्यक्ति की मन की बात, दिमाग की बात एक तक सीमित रहे और सभी तक नया फैले, यानी कि बुराई करने वाला है तो वो सब अपने दिमाग तक रखे, आगे किसी तक उस बात को ट्रांसलेट ना करे। इसलिए उसने अमीर वर्ग के लोगों के आपसी मेल मिलाप पर भी रोक लगा दी। हम इसके बाद आगे बात करें दिल्ली में मध्य निषेध, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था या उसके जो आदेश दिए थे उसमें ये आता है कि दिल्ली के अंदर उसने मदिरा पान यानी कि नशे पर बिल्कुल एक प्रकार की रोक लगा दी थी। फिर कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंदर किसी प्रकार का नशे की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती थी। ये तो थे उसके यानी कि विद्रोह को दबाने के लिए नियंत्रण है। इसके बाद हम आगे बात करें उसने अपने प्रशासन को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की या फिर अपने साम्राज्य को अच्छे तरह से चलाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था की। इसके आगे हम बात करें प्रशासनिक सुधार के अंदर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी। सबसे पहले उसने पुलिस व्यवस्था की थी, यानी कि दरोगाओं को लगा दिया था, यानी कि बाजार के अंदर या साम्राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई व्यक्ति अहिंसा फैलाता है तो उसे
हिंसा फैलाता है उसे रोका जा सके, नियंत्रण में कर दिया जा सके। इसके लिए पुलिस व्यवस्था की, गुप्तचर व्यवस्था की बात होती है। इसके बाद में डाक पद्धति, यानी कि भाषा को या फिर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, यानी कि एक प्रकार का बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपर्क को स्थापित करने के लिए उसने डाक व्यवस्था चलाई थी, जिससे कि प्रजा को भी फायदा था और राजा को भी फायदा था। इसके आगे हम बात करें बाजार नियंत्रण की, तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था, या फिर हम बात करें विश्व के प्रमुख पहले शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी आता है, जिसने बाजार को नियंत्रित किया, यानी कि मोल भाव को नियंत्रित किया, मुनाफा बाजारी या फिर काला बाजारी को नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था भी की थी। इसके बाद आगे हम बात करें, इस सभी को नियंत्रण करने के लिए उसने क्या किया, दीवान रियासत, यानी कि दीवान रियासत नाम का एक नया विभाग बना दिया, और इसका जो अध्यक्ष था, जो इसका कार्य था, वो था व्यापार पर नियंत्रण रखना, यानी कि हमारे यानी कि साम्राज्य के अंदर किस प्रकार का व्यापार हो रहा है, उससे कितनी इनकम हो रही है, उस पर कितना व्यय हो रहा है, इन सभी का ब्यौरा जो रखा जाता था वो व्यापार के नियंत्रण के द्वारा रखा जाता था। उस समय इस विभाग को यानी कि दीवान रियासत के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद करें हम साम्राज्य के अंदर या फिर बाजार के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो मुख्य अधिकारी था, उसे दंडाधिकारी कहा जाता था। दंडाधिकारी यानी कि बाजार का दरोगा, जो बाजार के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखे। इसके बाद आगे हम बात करें मुहत्सिब, यानी कि नाप तोल का रक्षक या फिर नाप तोल का निरीक्षक करता और बाजार का रक्षक, यानी कि यह एक प्रकार की काला बाजारी को रोकने वाला था या फिर मुनाफाखोरी को रोकने वाला अधिकारी था, यानी कि ये बिल्कुल सही माप तोल या फिर मोल भाव करके आगे उसकी जांच करके लोगों को देता था, जिससे लोगों को विश्वास था कि हमारे का फायदा दिलवा रहा है कोई। इसके बाद आगे हम बात करें गुप्तचर प्रणाली की, तो अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था में गुप्तचर प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय गुप्तचर अधिकारियों को बरीद मुमालिक नाम के अधिकारी के नाम से पुकारा जाता था। आगे हम बात करें, इसमें अलाउद्दीन खिलजी विश्व के प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, यानी कि आप सेवा दे रहे हो सैनिक को, इसके बदले में आपको नगद वेतन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू कर दी थी, यानी कि जिससे पता चलता था यह घोड़ा हमारा ही है, और सैनिकों को नगद वेतन देना भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आगे हम बात करें स्थापत्य कला की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर ही अलाई किला या फिर जिसे कुश्क किले के नाम से, कुश्क सीरी किले के नाम से पुकारते हैं, इसकी स्थापना लगभग 1303 ईस्वी में दिल्ली में की थी। और कहा जाता है कि इसने अपना अंतिम श्वास भी अलाई किले में, या फिर अलाई दरवाजा जो आज दिल्ली के अंदर है, यानी कि आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। कुतुब मीनार के पास जो महरौली के अंदर है, वहां पर आपको लोहा स्तंभ, कुतुब मीनार, अलाई किला, कुश्क सीरी और अलाउद्दीन खिलजी की मकबरा भी आपको वहां पर ही मिल जाएगा। कहा जाता है कि 1316 में इसकी मृत्यु के बाद में जो इसका उत्तराधिकारी यानी पुत्र था वह था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। लेकिन यह अयोग्य, निकम्मा और विलासी शासक था। इसने समय सुल्तान की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन पर्यंत कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, यानी कि वह खलीफा की मान्यता को मानता था, यानी कि समय को इस्लाम का सुल्तान या फिर खलीफा नहीं मानता था। लेकिन इसका जो पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसने समय को सुल्तान घोषित कर दिया, यानी कि मैं राजाओं का राजा हूँ। तो ये इस प्रकार की इसने गलती की थी। इसके बाद हम आगे बात करें, खिलजी वंश का अंतिम शासक था वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक आए वो अयोग्य थे, निकम्मे थे, विलासी थे या फिर अच्छे योग्य प्रशासक नहीं हुए। इसके साथ ही यानी कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह के साथ ही खिलजी वंश का अंत हो गया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु करने के बाद यानी कि गाजी मलिक ने तुगलक वंश की शुरुआत कर दी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसको एक बार अच्छी तरह से देखिए, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सीधा बोला जाए तो खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से हुई और इसका 1320 में हो गया। प्रथम शासक यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसका जो भतीजा था, इसका उत्तराधिकारी या फिर दामाद था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अपने चाचा या ससुर की इलाहाबाद के अंदर हत्या कर दी धोखे से। उसके बाद समय शासक बन गया। कौन कौन सी उपाधि धारण की, तो ये उपाधियां विश्व का सुल्तान है, जनता का चरवाहा है, ये उपाधियां धारण की। अभियान मैंने आपको लिख दी है, समझा दिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण के बारे में मैंने आपको सारा समझा दिया है। सैनिकों को नगद वेतन देता था। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।